जी, व्हेन गुड्स आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट, कैफ 2। अच्छा, अब हम 6-7 दिन ऐसा करेंगे कि एक एक सवाल सेल्स टैक्स का आपको होमवर्क में दे दिया करेंगे, फिर 10-15 मिनट, 5-10 मिनट बल्कि जूम मीटिंग करके उसमें जो एडजस्टमेंट आपको मसला आएगा वो डिस्कस कर लिया करेंगे। तो एक एक 2-2 सवाल इसको साथ साथ करते रहें सेल्स टैक्स को हमारे साथ साथ। अकेले बैठ के करने हैं तो अकेले बैठ के कर लीजिएगा, लेकिन जब हम डिस्कशन शुरू करें तो हमारे साथ आ जाइएगा, वरना फिर जूम का लिंक भी आपसे शेयर कर देंगे। जो भी ये 5-6 सवाल रह गए हैं, लेकिन इनमें कोई मसले नहीं है ऐसे, वो इंशाल्लाह कोई बड़े नहीं है। अच्छा, आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ, तशरीफ़ तो आप ले ही आए हैं, चैप्टर 15 पे तशरीफ़ ले आएँ, चैप्टर 15 पे। जी भाई, आप कहाँ बादशाही मस्जिद जुमा पढ़ने गए हुए थे? मैं तो इसलिए टाइम दिया कि जी इधर इधर उधर बरकत मार्केट वाले भी आ जाएं जुमा पढ़ के, फैसल टाउन वाले भी आ जाएं, गुलबर्ग वाले भी आ जाएं, शेखुपुरा वाले भी आ जाएं। आप कहाँ जुमा पढ़ने गए हुए थे? यानी आप मुझे ये बताना चाह रहे हो कि मैं नहीं था? हाउ डेयर। पेज 401। पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। मिसाल के तौर पर अच्छा, ये भाई एक सवाल आया था अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में, ये मैं आपसे शेयर कर लूं। यानी कि हमने अमेंडमेंट करनी होती है, आपको पता है 5 साल में। मैंने आपके सामने खोला हुआ पेज 386। तो हमने पहली दफा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर कब तक करनी होती है? 5 साल में, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक और ध्यान भी हमने रखना होता है कि जब हम शो कॉज नोटिस भेज दें तो उसके 180 दिनों में भी अमेंडमेंट करनी होती है। अब मेन बात इसमें क्या है? मेन बात 5 साल वाली है, मेन बात 180 दिन वाली नहीं है, मेन बात 5 साल वाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अम्मी ने आपको कहा कि बेटा आप 5 बजे तक हर हाल में घर आ जाओ, 5 बजे तक हर हाल में घर आ जाओ। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अम्मी ने कहा आपने खाला की तरफ से होके आना है, और जब मुझे पता चला कि आप खाला की तरफ गए हैं तो खाला के घर से निकलने से 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप घर ना पहुंचे तो फिर देखना। अब ये दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन आप इसमें ऐसा करें कि आप जो है वो खाला के घर के टाइम को ऐसे मैनेज करेंगे, 5 घंटे वाली बात भी 5 बजे आपने पहुंचना है वो वाली बात भी पूरी हो जाए, 5 बजे आपने पहुंचना है वो वाली बात भी पूरी हो जाए अम्मी की, और खाला के घर से निकल के 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना है वो वाली बात भी पूरी हो जाए आपकी। मतलब ये कि आप अगर आप खाला के घर ही 4:50 पे निकलने लगे हैं वहां से, तो फिर आप 15 मिनट में कैसे पहुंच सकते हैं? तो बेहतर है खाला के घर आप 4 बजे चले जाएं, 4:15 बजे, 4:15 बस खाला के घर से निकल आए, ज्यादा है तो 4:30 बजे, नहीं तो 4:35 तक निकल आए खाला के घर से सेफ एंड पे रहते हुए, ताकि 15 मिनट के अंदर 4:50 तक भी पहुंच जाए, ताकि अम्मी को पता चले कि रास्ते में इधर उधर नहीं रुका दुकानों पे आवारा लड़कों के साथ, ताकि 15 मिनट में ये भी पहुंच जाए और 5 PM वाली ये बात भी पूरी हो जाए। ये बात समझ आई? असूल तो है कि 5 साल में अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होनी है, लेकिन एक छोटा सा ध्यान रख लें कि शो कॉज नोटिस इतना जल्दी भेज दें कि 180 दिन भी उसके अंदर अंदर ही आ जाएं। कुछ समझ आ गई बात? बस ये लिखा हुआ था लॉ में कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर 5 साल में करना है, और शो कॉज नोटिस जब भेज दें तो 180 दिनों के अंदर अमेंडमेंट कर देनी है। तो अगर आप शो कॉज नोटिस भेजें ही इधर तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो बेहतर है कि इधर भेज दें कहीं, या इधर करके भेज दें, ताकि 180 दिन वाले भी बात पूरी हो जाए, दोनों बातें पूरी हो जाए। ओके, अच्छा, पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। ये ना असेसमेंट्स का चैप्टर दोबारा शुरू हो गया है, इट इज नॉट अपील्स, क्योंकि असेसमेंट्स का आपको पता है सेक्शन 124 वगैरह और वो सारा चल रहा है। अब हुआ ये कि 2015 में एक लड़ाई हो गई कि
क्या कहते हैं, गले सड़े स्टॉक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑब्सोलीट स्टॉक। चले, ऑब्सोलीट स्टॉक। असूली तौर पे ये सेक्शन 21 में अलाउड है क्योंकि कहीं मना नहीं है, लेकिन वैसे ही चले, बहस होगी। कमिश्नर कह रहा है ये नॉट अलाउड है, आप कह रहे हैं नहीं अलाउड है ऑब्सोलीट स्टॉक। अब दोनों के ऊपर लड़ाई होगी। अब ये केस चलते 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 मिसाल के तौर पे कभी भी ATIR पहुंच गया, ये केस ATIR पहुंच गया और चलें हाई कोर्ट पहुंच गया, ATIR से होता होता हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट में टीपी की फेवर में फैसला आ गया, टीपी की फेवर में फैसला आ गया। चलें फर्ज करें ये केस काफी जल्दी हाई कोर्ट पहुंच गया था और टीपी की फेवर में फैसला आ गया। अब जब आपने 2016 की रिटर्न जमा करवाई यहां पे आके, तो कमिश्नर ने 16 में भी यही गलती निकाल दी। आपने कहा जाने दो यार, हाई कोर्ट ने अभी तो मेरे हक में फैसला सुनाया, तुम क्या कर रहे हो। 17 में फिर आपने रिटर्न जमा कराई, फिर उसने यही गलती निकाल दी। अब वो बार बार ये गलती निकालने की कोशिश कर रहा है, तो लॉ मेकर कमिश्नर को कह रहा है यार छोड़ दो इसको। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, प्रेसिडेंट सेट हो गया, सही है, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये स्टॉक अलाउड है, तो अब ना तंग करो इसको। हां, अगर कल कला को जाके कभी भी, यानी कि अब लॉ मेकर उसे कह रहे हैं कि ना 16 में छेड़ो इसको, ना 17 में छेड़ो, ना 18 में, ना, अब इसको छेड़ना बंद कर दो। सेम इश्यू पे ये हरकत करता है, इसको खर्चे में लेके जाता है, करने दो हरकत, ये बाय बर्थ है इसमें, अब क्या करें। लॉ मेकर ने कि इसको छेड़ना छोड़ दो, छेड़ना छोड़ दो। तो कमिश्नर भी चुप हो गया, हर साल छेड़ता नहीं था। लेकिन यही केस कमिश्नर कोर्ट में लेके गया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने टीपी के अगेंस्ट फैसला सुना दिया। अब ये सेक्शन कमिश्नर को पावर दे रहा है कि सारे साल उठा के बदल दो, मॉडिफाई ऑल असेसमेंट। समझ आई, मॉडिफाई ऑल असेसमेंट। अब इस साल में भी इसको नॉट अलाउड करो, इस साल में भी नॉट अलाउड करो, इस, क्योंकि उसके कहने पे ही जो है वो, यानी देखिए ना, कोई हरकत कर रहा है छोटा बच्चा, अब अम्मी अब्बू को कह रही हैं कि छोड़े छोड़े छोड़े, खैर है खैर है खैर है खैर है, छोड़े छोड़े, बार 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 कह रही हैं। अब एक दिन उस हरकत के नतायज आ गए सामने, बच्चे ने गड़बड़ कर दी। अब अब्बू ने कहा वो जो पिछली सारी चपेटें जो तेरी वजह से रोकी हुई थी वो सारी इकट्ठी मारूंगा, क्योंकि 6 दफा इसने ये हरकत की थी, अब वो सारी इकट्ठी। सेम इज द केस, एक बड़े सिंपल सी मिसाल है। तो वन वर्ड सुन लें, फिर उसके बाद मैं पढ़ा देता हूं। अगर कोई कोर्ट भी मेरे हक में फैसला किसी एक पॉइंट पर सुना दे, उस पॉइंट पर कमिश्नर मुझे तंग करना छोड़ दे। अगर बाद में अगला कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला सुना दे, तो जो कमिश्नर ने मुझे तंग करना छोड़ा हुआ था उन सारे सालों को अमेंड ना करे, नया लफ्ज है पेपर में, मॉडिफाई कर दे, ताकि ये सेक्शन बाकी सेक्शन से अलग नजर आए। इसलिए यहां हमने रिवीजन का लफ्ज हमने तब यूज किया था जब कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर की गलती सही कर रहा था। अमेंडमेंट का लफ्ज हमने तब यूज किया था जब ऑडिट में गलती पता चली थी। यहां हम अल्फाज की गेम है सारी, रिवीजन नहीं, अमेंडमेंट नहीं, ये मॉडिफाई वाला सेक्शन है। हर जगह ना अलग मसला था। कहीं मसला था कि मिसाल के तौर पे आपका कंसील्ड एसेट पकड़ा गया है, वहां हमने नया ही लफ्ज निकाल लिया था कि पक्का असेसमेंट ऑर्डर भेजने से पहले कच्चा असेसमेंट ऑर्डर भेजो। तो सिनेरियो अलग है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है। यहां यह मसला है कि अगर किसी कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया तो कमिश्नर चुप हो जाओ, अब बार बार तंग ना करो। लेकिन अगर बाद में कमिश्नर तुम केस जीत जाओ तो सारे सालों को उठा के मॉडिफाई कर दो। बस ये मेन लाइन है, हाईलाइट कर लें, मॉडिफाई ऑल असेसमेंट्स, इस सारे सालों को उठा के बदल दो, नोट कर लें। अब लिखें 2020 में खड़े होके, पहले ये लिख लें, 2020 में खड़े होके कमिश्नर पिछले सारे सालों को मॉडिफाई कर देगा। 2020 में खड़े होके कमिश्नर पिछले सारे सालों में ऑब्सोलीट स्टॉक डिसअलाउ कर देगा। 2020 में खड़े होकर कमिश्नर पिछले सारे सालों में
ऑब्सोलीट स्टॉक को बोले डिसअलाउ कर देगा। कोई बंदा ये 5 लाइनें पढ़ के मुझे हाथ खड़ा करके मतलब बता दे, कौन सी 5 लाइनें भाई? वो जो इससे पिछले सफे के ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर दी हुई है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। When I reached the station, the train had gone. अच्छा जी, पढ़े भाई। टैक्स पेयर के हक में फैसला कर दे तो कमिश्नर उसे तंग नहीं करेगा, उससे टैक्स जो भी उसने किया होगा उसे। ये हक में फैसला कर दे कहाँ लिखा हुआ है? वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई, बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज बोले। इसके अंदर ये हक में फैसला करने वाली बात वाजे तौर पे जो है वो लिखी नहीं हुई थी, लेकिन जो थीम बात की बन रही है वो यही है कि हक में फैसला आ गया हुआ है। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन, ये तो मुझे भी पता था, मैंने भी बोल देना था, बोल देते। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, फिलहाल हमारी मिसाल में इसको ना पढ़ें। Where a question of law has been decided by High Court, the commission by High Court in favor of, बोलें, in favor of TP. Where a question of law has been decided by High Court in favor of TP, the commissioner may follow this decision. कमिश्नर इस फैसले को माने for the same taxpayer, उसी टैक्स पेयर के लिए इस फैसले को माने, for other years pending before him, समझ आ गया? फॉर सेम टैक्स पेयर लफ्ज समझ आ गया, फॉर द अदर ईयर्स पेंडिंग बिफोर हिम समझ आ गया। ये सारा भी पेंडिंग है ना, ये तो नहीं फाइनल किए कोर्ट ने। कोर्ट ने तो सिर्फ इस साल का फैसला सुनाया था। पेंडिंग बिफोर हिम इवन इफ द कमिश्नर इज गोइंग इन एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, वो ब्रैकेट में ले लें अपने टर्म में, चाहे आप हाई कोर्ट की अपील के खिलाफ आगे भी जा रहे हैं फिर भी कोई मसला नहीं। कमिश्नर किसको तंग करना छोड़ दे? टैक्स पेयर को। In case the decision is reversed, वो तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, means that now it is decided against taxpayer. The commissioner may modify all the assessments of previous years. यानी ब्रैकेट में अगर मैं लिखना चाहूं 2015 से 2019, 20 की भी कर दे, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, इसके लिए ना लिमिट है, लिमिट इसके लिए है 1 साल। लिमिट इसके लिए कितनी है? 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर सारे सालों को मॉडिफाई करेगा। 1 साल कब से शुरू होगा? ऑफ द रिसीट ऑफ एपलेट ऑर्डर। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 12 मार्च 20 को, तो मॉडिफिकेशन कब तक होगी? बाय 12 नहीं, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से नहीं गिनना ये, बाय 12 मार्च 21। इस दिन फैसला आया 12 मार्च को, तो मॉडिफिकेशन 12 मार्च 21 तक होगी। नोट करें, नोट करें।
ओके, दिस मॉडिफिकेशन इज टू बी मेड विद इन 1 year ऑफ रिसीट ऑफ एप्लेट ऑर्डर। किसका ऑर्डर होता है? कोर्ट का, जिसे हम कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसिल कहते थे, ये एप्लेट ऑर्डर होता है। एप्लेट ऑर्डर किसका ऑर्डर होता है? इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट्स विल, जनरल टाइम लिमिट्स कहाँ हमने पढ़ी है? 122 के 2 और 4 में। वो नहीं लगेंगी, वो तो उस सेक्शन के लिए। इस सेक्शन की 5 साल वाली लिमिट है या अपनी लिमिट है? इस सेक्शन के लिए वो जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी, वो तो उस सेक्शन की थी। अच्छा, इस बात का भी एक बड़ा खूबसूरत मतलब होता है, ये भी आज समझ लें। कई दफ़ा ना सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हैं 2026 में, तो फिर लोग कहते हैं वो 5 साल वाली लिमिट तो ख़त्म होगी भी है, तो ये सेक्शन कहता है नहीं, इसकी अपनी टाइम लिमिट्स हैं। हर सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स हैं। थोड़ा सा बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो मैंने की, अल्लाह करे ये बात भी समझ आए जो मैंने की है। फर्ज करें कोर्ट का फैसला आया 2026 में। अब लोग पता क्या कहते थे? लोग कहते थे रिटर्न यहाँ जमा करवाइए, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर के एंड से 5 साल यहाँ पूरे हो गए हैं, तो अब 2026 में हमें ना छेड़ो। तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मसला ही हो रहा है, ये तो सिनेरियो ही डिफरेंट है, आपका केस पेंडिंग हुआ हुआ है कोर्ट में, तो इसलिए सेक्शन में जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी। अच्छा, इसने 1 ईयर देखें कहाँ से गिनना शुरू किया है? इसने 1 ईयर यहाँ से गिनना ही नहीं शुरू किया। इसने 1 ईयर गिनना ही कहाँ से शुरू किया है? जिस दिन कोर्ट का फैसला आए, जिस दिन कोर्ट का फैसला आए। चलें जी, याद कर लें। वेयर आ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज डिसाइड। अच्छा, अब समझ लें ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है और ये हाई कोर्ट है, इस तरह भी तो हो सकता है। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय एपेलेट ट्रिब्यूनल, द कमिश्नर मे फॉलो दिस डिसीजन फॉर सेम टैक्स पेयर फॉर अदर ईयर्स पेंडिंग। चाहे कमिश्नर आगे अपील करने कमिश्नर अपील करने आगे हाई कोर्ट ही क्यों ना जा रहा हो, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो और अगर बाद में हक में फैसला आ जाए टैक्स पेयर के, तो कमिश्नर में मॉडिफाई ऑल असेसमेंट्स, दिस मॉडिफिकेशन इज टू बी मेड विद इन 1 ईयर, और जनरल टाइम लिमिट्स यहां नहीं लगेंगी। अच्छा, अब जो है वो क्या कहते हैं आप हजरात, चैप्टर के उसमें आ जाए अगले सफ़े पे। ये FR2 वालों को बुला लो भाई, 2-3 मिनट में हम क्लोज। चलो ठीक है, अभी बाहर नहीं आए होंगे वो। एपेलेट कमिश्नर अपील के पास कब तक अपील करनी है? 30 दिनों में। एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास भी, हाई कोर्ट में भी 30 दिनों में। अपील करने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट, वो सॉरी फीस है और 30 दिनों में जमा करवानी है, और वो सारी बातें जो लिखी हुई थी। फीस कितनी जमा करवानी है ये लिखा हुआ है। एपेलेट ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। अफर्म, मॉडिफाई और एनल पता नहीं लिखा हुआ था, और इट कंसिडर और रिमांड द केस बैक टू, पता नहीं इस तरह की बातें लिखी हुई थी। और इधर लिखा हुआ था कोर्ट विल पास जजमेंट, और EDRC के फैसला भी दे जाके देख लीजिएगा, ये भी 110 में। इसने फैसला सुनाना होता है इतने दिनों में, इसने फैसला सुनाना होता है इतने दिनों में, इसने फैसला सुनाना होता है इतने दिनों में, और इसने फैसला सुनाना होता है इतने दिनों में। स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी, ये 30 दिन का स्टे देगा, लेकिन अगर फिर दोबारा रहम का मादा जागा तो 30 दिन का और स्टे देगा। लेकिन एक बार याद रखिएगा, फिर इस 30 दिनों में उसे फैसला भी सुनाना पड़ेगा। ये तो 90 दिन में केस सुनाते हैं और 90 दिन का ही स्टे देता है, और ये भी 6 महीने में फैसला सुनाता है और 6 महीने का ही स्टे देता है। और इधर तो ऑटोमेटिकली आपको स्टे मिल जाता है जैसे ही आप अपील करते हैं जाके ADRC में। तो ये मोटी मोटी बातें थी बस। ये एपेलेट ऑर्डर पता क्या होता है? कोर्ट का फैसला, कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। माय डियर, जो आज हमने पढ़ा है अगले से अगला सफ़ा, अगर हाई कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में फैसला सुना दे और फैसला टैक्स पेयर के, तो कमिश्नर को चाहिए कि सेम इशू पर टैक्स पेयर को बाकी सालों के लिए तंग, ख्वाह कमिश्नर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना। हाँ, अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के हक में फैसला सुना दे, तो कमिश्नर अब पिछले सारे सालों को उठाकर और हर साल में टैक्स पेयर की इनकम बढ़ा दे। ये तो आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब सेक्शन 122 2 और 4 की लिमिट्स, क्योंकि इस सेक्शन की अपनी लिमिट्स हैं, वो 1 साल है। आप रिक्वायरमेंट्स, 2 मिनट रह गए हैं, रिक्वायरमेंट्स बता दें अपील फाइल करने की कमिश्नर अपील के लिए। कमिश्नर अपील में मैंने अपील फाइल करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बता दें। वो तो आसान सा था ना,
अब क्या बताना आपको, कमिश्नर अपील में अपील फाइल करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बिल्कुल, प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब मैनर, ये सारा फीस वगैरह पे कर दें, ये सारा। One of your client has received a notice demanding payment of tax. उसे नोटिस आया कि टैक्स जमा कराओ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर इशूड बाय कमिश्नर। आपका क्लाइंट कह रहा है कि मैंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करनी है, 20 मिलियन से ज़्यादा का केस होगा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करनी है। आप बताएं दे वहाँ पे जाके कोई स्टे ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है कि वो जो टैक्स रिकवर कर रहे हैं वो स्टे हो जाए? तो ये तो भाई फिर लंबी कहानी है, मेरे ख्याल से कुछ 4-5 लाइनें थी, मुझे याद पड़ता है, जो हमने जो है वो यहाँ पे पढ़ी थी 131 के 5 में, जाके देख लीजिएगा, लंबी 4-5 लाइनें थी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो ये 4-5 लाइनें थी। टैक्स तो देना ही देना है, लेकिन अगर आप उसको एप्लीकेशन दे देंगे तो वो आपको 90 दिन की छूट दे देगा और इस किस्म की कोई बातें लिखी हुई थी। तो ये 5-6 नंबर का सवाल सिर्फ इसमें से आया। जाएं, तशरीफ ले जाएं कल आने के लिए। ना भाई मुझे ऐसे ना देखा करें, अब तो आपसे आंखें भी नहीं मिलाई जाती, क्योंकि आप तो पूरे 30 दिन रह गए हैं पीछे। अब तो किसी तरह दिल चाह रहा है कि आपको छोड़ दिया जाए। आप लोग आंखों ही आंखों में पूछ रहे होते हैं कब तक, हम क्या करें। और यार से आनी जानी चीज़ है मेरे भाई, पेपर